हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, मैं राजकुमार चड्ढा एक बार फिर आप सब बच्चों का ये जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से जो होम ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं उसमें स्वागत करता हूं बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था चार्ज एंड प्रॉपर्टीज, कूलम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज। तो आज बच्चों हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है कि पहले हमने पढ़ा था कि ये कोई चार्ज होता है, ये चार्ज क्या करता है कि हमने बोला था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक हमें अब बच्चे को दिखाना अगर हो मुझे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो रही है, कैसे जा रही है, किस तरफ जा रही है, इसको विजुअल पिक्चर अगर इसकी बनानी हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलती है। जैसे मैं आपको बोलूंगी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, तो बच्चा देख नहीं सकता उस फील्ड को, इसलिए वो एक इमेजिनेशन में रहता है। जैसे मैं बोलूं मैग्नेटिक फील्ड होती है तो बच्चे को एक दिखेगा कुछ नहीं, हम बोलेंगे कि ये चार्ज है, इसके आगे पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बच्चा विजुअल नहीं कर पाता उस फील्ड को। तो बच्चों, इस चीज को विजुअल करने के लिए मतलब की पिक्चर कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हमें ये कंसेप्ट समझाएगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे से पता चलेगा हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की विजुअल पिक्चर क्या है। तो बच्चों, ये जो कंसेप्ट था ये हमें फैराडे ने दिया था। तो और समझा जरा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और हमारे लिए कैसे ये आसान काम करती हैं, समझना चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। बच्चों, आप समझे कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसके आगे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अब इसको विजुअल कैसे करूं मैं। तो बच्चों, हमने क्या किया कि कन्वेंशनली यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया, यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया। तो अब बच्चों हमें देखना है कि ये पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा। आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा। इसका मतलब होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस तरफ, इससे दूर भागेगा। तो बच्चों, हमने बस जो इधर से मालूम है इसका रास्ता बनाता हूं, ये कैसे चलेगा, ये इधर चलेगा ऐसे, इस तरफ ऊपर चलेगा, ये ऐसे। अगर मैं इसको इधर रखता हूं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये ऐसे ऐसे जाएगा। अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां पर रखता हूं तो ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये देखिए ये इधर जाएगा। अगर मैं यहां पर रखता हूं इसको तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो ये चार्ज इधर जाएगा। मान लीजिए कि अगर मैं यहां पर पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव चार्ज रखता हूं यहां पर, ठीक है बच्चों। अब मैं यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, तो अब बताओ मुझे कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इधर इस तरफ चलेगा। ये अगर मैं यहां पर रखूंगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये इसको इधर खींचेगा, तो ये देखिए ये इसको इधर खींचेगा। ये अगर मैं यहां पर रखता हूं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज इसको इधर खींचता है, तो ये है। अब बच्चों, ये देखिए कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या प्रोड्यूस कर रहा था अपने आगे, हमने क्या बोला था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की समझ नहीं आ रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलती है। अब बच्चों, ये जो आप क्या होता है पॉजिटिव चार्ज यहां पर देखिए कैसे चला, इस तरफ चला। ये जो रास्ता होगा, जिस रास्ते के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उस रास्ते को बच्चों बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब यहां पर देखिए कि अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज था तो ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज था वो कैसे जा रहा था, इससे दूर जा रहा था।
इसका मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इससे दूर चलेगी, ऐसे बाहर की तरफ। अगर ये नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव चार्ज में जब मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया, नेगेटिव चार्ज की तरफ आया। इसका मतलब है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा। तो बच्चों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हो गया द पाथ along which the unit positive charge is free to move in a electric field is called electric lines of force. The path along which, वो रास्ता along which the unit positive charge, आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज फ्री टू मूव, वो अपनी मर्जी से जिस तरफ जाएगा, इज कॉल्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब आपको बोलूंगा मैं पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन कैसे जा रही है, आपने बोलना बाहर की तरफ। अब नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन कहां पर गई, इसकी अंदर की तरफ। तो ये आपको समझना, तो ये हो गया हमारा सिंगल चार्ज का कंसेप्ट। अगर मेरे पास सिंगल पॉजिटिव था तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ जा रही है। तो बच्चों अब इसको आप शार्ट में बना सकते हो, जैसे ये मुझे बोला जाए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइन कैसे होगी, ये इधर आपने बनानी है, ये सीधी परपेंडिकुलर बाहर निकली। ये अगर आपको कोई नेगेटिव चार्ज बोलता है तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक सीधी आएगी अंदर की तरफ, ऐसा। ये जो पाथ होते हैं, ये लाइंस क्या है, ये क्या बता रहा है, ये वो पाथ है, ये वो पाथ है जिस पाथ के ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर मैं यहां पर छोड़ दूं तो वो फ्रीली इन पाथ के ऊपर चलेगा। तो वो हो गया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब बच्चों कि मान लीजिए जहां पर एक के बजाय दो चार्ज होते तो फिर क्या होता, मान लीजिए कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज और यहां पर दूसरा पॉजिटिव चार्ज होता, फिर क्या होना था, फिर बच्चों यहां इलेक्ट्रिक लाइन यहीं से निकलनी थी। आपने अभी क्या देखा कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है और नेगेटिव के अंदर जाएगी। तो आप बच्चों यहां पर देखिए कि ये वाला जो अगर दो पास चार्ज हो तो आपके अगर पास चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक लाइन पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव में जाएगी, लेकिन वो कर्व्ड पाथ बनेगा, ऐसे ये कर्व्ड पाथ बनेगा, ये ऐसे कर्व्ड पाथ बनेगा अगर आपके पास दो चार्ज हो। लेकिन अगर आपका एक सिंगल चार्ज यहां पर है, दूसरा चार्ज किसी काफी दूर पर है, तो फिर आप सिंगल चार्ज अगर आपको बोला जाए तो आपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे बनानी है ताकि परपेंडिकुलरली बाहर निकलेगी। लेकिन अगर आपके पास दो चार्ज होंगे तो ये आपका कर्व्ड बनेगा। अब बच्चों अगर आपको ये समझना है कि ये कर्व्ड क्यों बनता है तो मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा लॉजिक समझा देता हूं। ये होता क्या एक्चुअली कि ये पॉजिटिव चार्ज लिया मैंने, ये नेगेटिव चार्ज लिया। मान लीजिए यहां पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर फ्रीली छोड़ दिया। अब मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक लाइन क्या होती है, इलेक्ट्रिक लाइन है कि वो पाथ जिस पाथ के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज चलेगा। अब देखो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये देखिए ये इस फोर्स से इधर रिपेल करेगा। ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये इधर फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए इसने जो फोर्स डाली वो F1 थी और इसने जो खींचा वो F2 थी। अब बच्चों देखो अब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है नेचुरली। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किस फोर्स की तरफ जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, वो इन दोनों की तरफ नहीं जाएगा, वो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगी बच्चों वो उस तरफ जाएगा। जो जैसे हमने वेक्टर में पढ़ा था 11th में कि वो जो रिजल्टेंट होगा दो फोर्सेस का उस तरफ जाएगा। तो ये जो आपका देखिए यहां पर अगर हम रिजल्टेंट हर पॉइंट के ड्रा करें तो वो आपको ऐसे कर्व सा पाथ बनाएगा जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। तो इसलिए आपने याद रखना है कि जब दो चार्ज होंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज में जहां पर छोड़ूंगा वो इस तरह का ये पाथ अप्लाई बनाएगा, कर्व्ड पाथ बनाएगा। तो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रिक लाइन होगी दो चार्ज की वो
कर्व्ड पाथ बनती है। लेकिन अगर आपका सिंगल चार्ज है तो वो सीधा ही भाग जाएगा, सीधा यहां पर छोड़ोगे सीधा स्ट्रेट लाइन में आएगा। तो सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन बतानी है, अगर आपके पास दो चार्ज हैं तो उनका कर्व्ड पाथ बनेगा। और ये इलेक्ट्रिक लाइन क्या होती है, ये वो पाथ है जिस पाथ के ऊपर अगर मैं यहां पर कोई यूनियन पॉजिटिव चार्ज छोड़ दूं तो वो इसकी इस लाइन के ऊपर चलेगा, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस। अब बच्चों इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं ये इट्स इमेजिनरी है। इलेक्ट्रिक लाइंस आर इमेजिनरी, दे आर इमेजिनरी, दे आर इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब कि जंक्शन है हमारा, वो रियल में नहीं है। इलेक्ट्रिक लाइंस आर इमेजिनरी बट दे रिप्रेजेंट द रियल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रियल में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपके आप इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पर, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप पिक्चर बना के बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ चलेगी। मान लीजिए कि मैं अब यहां पर आपको बोलता हूं कि यहां पर कोई एक प्लेट देता हूं आपको, ये पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट है, मैंने आपको बताया कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस बताएंगे कि किस तरफ जा रही है। अब आपको बताओ कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइन कहां पर चलेंगी, बाहर की तरफ। तो अब आपको यहां पर समझ आ जाएगा कि इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस तरफ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। ये आपको बताना है बच्चों। अब बच्चों यहां पर अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, मान लीजिए ये चार्ज है तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। r हो गया डिस्टेंस। इसका मतलब हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मैं जो मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा, मतलब कि डिस्टेंस बढ़ाने का मतलब कि अगर मैं इस चार्ज से दूर दूर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वो घटेगी। अब बच्चों यहां पर हम इसको कैसे बच्चों को समझाएंगे, पिक्चर कैसे बनाएं। अब हम मान लीजिए अभी तक हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस एरो से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक एरो से। अब ये जो एरो की लेंथ है, ये लेंथ ऑफ एरो, ये हमें बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि अगर मुझे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो मुझे एरो की लेंथ छोटी कर देनी है, अगर मुझे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो मुझे एरो की लाइन बड़ी कर देनी है। लेंथ ऑफ दिस एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो एरो का हेड होगा, इसको हम हेड बोलते हैं, हेड जो होगा ये हमें बताएगा जो डायरेक्शन, मतलब किस तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। आप समझो जरा बच्चों कि हमने पढ़ा था अभी तक कि अभी तक हमने पढ़ा है कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम इसके दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी। तो अब बच्चों इसको पिक्चर कैसे बनाओगे। मान लीजिए ये एक चार्ज है Q। अब मुझे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले आप बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कहां होगी, बाहर की तरफ, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि जो हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी। तो आप करोगे कि पहले आपको बोलना कुछ नहीं है, आपने पहले बताना है, ये पहले बनाना है, पहले बड़ा एरो, पहले बड़े एरो बनाइए, कॉपी पर आप देख लीजिए, बड़ा बनाओ, फिर आप थोड़ा सा छोटा बनाओ एरो इससे, ये ऐसे छोटा, ये छोटा, फिर और छोटा कर दो ये। तो इससे बच्चों आपको खुद समझ आ रहा है ना कि ये क्या बता रहा है, इससे खुद एक विजुअल पिक्चर बन गई। आप विजुअली बता सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हम दूर जा रहे हैं वो कम हो रही है। तो क्योंकि एरो की आप लेंथ छोटी करोगे मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो खुद ही समझ आ जाएगा कि वो घट रही। मान लीजिए अगर नेगेटिव चार्ज होता तो फिर क्या करना था आपने, फिर पीछे से एरो छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, ये पास आकर बड़ा हो जाना था एरो, फिर इससे छोटा और इससे छोटा, ये ऐसे, ये और ये।
ताकि आपको पता चल जाए कि जो जो पास आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ रही है। तो आपको ये भी समझ आ चुका होगा बच्चों इसका इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे देखिए विजुअल पिक्चर बना रही है। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रही है, कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है, तो मैं एरो से बता सकता हूं। तो अब इजी हो जाएगा आपके लिए ये समझना इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट। अब बच्चों अब इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस की कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कंसेप्ट कि प्रॉपर्टीज देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो बच्चों ये है प्रॉपर्टीज, आप देख लीजिए यहां पर क्या क्या प्रॉपर्टीज बनी। पहली प्रॉपर्टी तो आपको यहीं से समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती है क्या आपने देखा इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज के अंदर जाएंगी। ये आपने अभी देखा कि इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव चार्ज से जाएंगी और नेगेटिव चार्ज के अंदर जाएंगी। तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी आप देखिए कि मान लीजिए यहां पर ये जो आपका इसी प्रॉपर्टी से चलो समझते हैं। अब मुझे बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे ड्रा कर सकता हूं कि ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो। तो मैं ऐसे ड्रा कर सकता हूं कि पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसा ड्रा कर सकता हूं मैं। तो बच्चों ये नहीं मैं ड्रा कर सकता। तो बच्चों ये मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जो है वो कभी भी ड्रा नहीं कर सकता। चलो इसको समझिए। मान लीजिए अगर मैं इधर ड्रा करूं तो इसका क्या मतलब होगा कि मान लो कि यहां पर मैं अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूं तो इसका मतलब हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा तो कभी होगा नहीं क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इसको इधर खींचेगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन क्या होती है इलेक्ट्रिक लाइन वो होती है जिस पाथ के ऊपर ये वाला पॉजिटिव चार्ज चलेगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक लाइन जो होगी वो हमेशा क्या होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव कभी नहीं जाएगी। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो है कभी भी क्लोज पाथ नहीं बनाएगी। इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड पाथ्स, कभी भी क्लोज नहीं कर सकती वो, ऐसे नहीं कभी आ सकती। ऐसे आने का मतलब हुआ कि फिर वो कंट्राडिक्शन कर जाएगा डेफिनेशन को। अब बच्चों आपको यहां थर्ड प्रॉपर्टी है, आप यहां पर समझिए कि मान लीजिए यहां पर एक मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा एक नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर जे वाली मेरी इलेक्ट्रिक लाइंस। ओके बच्चों अब अगर मैं किसी भी जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक लाइन है किसी इलेक्ट्रिक लाइन के किसी पॉइंट के ऊपर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रा करूं तो वो टेंजेंट मुझे क्या बताएगा। मान लो यहां पर मैं एक टेंजेंट ड्रा करता हूं, ये टेंजेंट मुझे क्या बताता है। यहां पर एक टेंजेंट ड्रा करूं, ये टेंजेंट क्या बताता है बच्चों। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब यहां पर जो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वो इधर होगी, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी और इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। ये आपको टेंजेंट जो है टेंजेंट क्या बताता है। टेंजेंट जो आप ड्रा करोगे गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों जब भी आप लेक्चर स्टार्ट करते हो आप एक एनसीईआरटी की बुक्स अपने साथ रखिए ताकि आपको पता चलता है साथ साथ, क्योंकि आपकी वर्डिंग्स वहां पर लिखी होती है तो आप इजीली आप कैच कर पाओगे। अब बच्चों इस और एक चीज याद रखिए, एक पॉइंट के ऊपर हम कर्व का जो कोई भी कर्व हो, कर्व के एक पॉइंट के ऊपर बच्चों हम एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट के ऊपर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब बच्चों कई बार आपको क्वेश्चन आता है कि कैन टू, ये अलग से भी क्वेश्चन आता है, कैन टू इलेक्ट्रिक लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या दो इलेक्ट्रिक लाइंस आपस में काट सकती हैं। तो बच्चों आप खुद अंदाजा लगाओ कि मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक लाइन है, ये एक इलेक्ट्रिक लाइन है। तो अगर ये दो लाइनें यहां पर काटें, सपोज करो जो काटती हैं,
तो काटेंगे तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कॉमन पॉइंट बन जाएगा इस लाइन और इस लाइन का। तो अब इसका मतलब ये पॉइंट अगर दोनों लाइनों का कॉमन बन गया तो इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर मैं इस लाइन का भी टेंजेंट ड्रा कर सकता हूं और इस लाइन का भी मैं टेंजेंट ड्रा कर सकता हूं। तो फिर इसका मतलब हुआ कि एक पॉइंट के ऊपर मैं दो टेंजेंट ड्रा कर सकता हूं, मतलब कि एक पॉइंट के ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो सकती है बच्चों, विच इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए टू इलेक्ट्रिक लाइंस, कभी भी इसका आंसर आएगा नो। टू, आपने ऐसा देखना है, टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ दे डू सो, मतलब इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर, देन इट मीन्स दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there are two tangents, या there are two values of electric field intensity which is not possible। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी बच्चों। फोर्थ प्रॉपर्टी बच्चों हम देखते हैं यहां पर कि मान लीजिए कि ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। अब इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ड्रा करोगे तो कैसे आएगी, ये मैंने आपको बताया था, ये कर्व बनेंगे ऐसे, ये कर्व बनेगा ऐसे। तो बच्चों आप इन लाइनों को ध्यान से देखो तो आपको क्या लग रहा है, ये आपको लग रहा है ना कि ये लाइनें इन दोनों को क्या कर रही हैं, जोड़ रही हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस है इन दो चार्जेस को जोड़ रही हैं। तो बच्चों कहीं पर आपको क्वेश्चन जब आपको आया था, मैंने डिस्कस किया था कि व्हाई टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो आप विजुअली देखो, विजुअली आप देख सकते हो कि ये क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इसकी लाइन इसके अंदर जा रही है, इसकी लाइन ऐसे लग रहा है कि दोनों जुड़ रहे हैं। तो इसलिए आप प्रैक्टिकली आप बता सकते हो कि ये दो लाइक चार्जेस क्यों, दो अनलाइक चार्जेस कैसे अट्रैक्ट करते हैं। और बच्चों इसको ध्यान से देखो तो आपको लग रहा है कि ये जो दो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइंस कंट्रैक्ट हो रही हैं लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली मतलब कि लेंथ वाइज, एक लेंथ के ऊपर ये कंट्रैक्ट हो रही है। तो आप याद रख सकते हो कि when there are two unlike charges then electric lines of force contract longitudinally। ये प्रॉपर्टी भी आप याद सकते हो। अब बच्चों फिफ्थ प्रॉपर्टी आप देखिए, इसका थोड़ी सी हम स्पेस ले लेंगे। ये देखिए बच्चों फिफ्थ प्रॉपर्टी हम यहां पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि मान लीजिए आपके पास दो लाइक चार्जेस हैं, इनकी इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे होंगी। तो बच्चों देखो ये लाइन पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइन निकलेगी, नेगेटिव में जाएगी, और नेगेटिव यहां है नहीं, जिसका मतलब नेगेटिव कहीं ब्रह्मांड में होगा कहीं पर। तो ये ऐसे स्टार्ट होगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन हमेशा परपेंडिकुलरली बाहर निकलती है। ये निकलेगी परपेंडिकुलरली, फिर इसके तरफ जाएगी तो यहां से मुड़ जाएगी ऐसे इधर। इसकी भी यहां से निकलेगी परपेंडिकुलरली, फिर ये ऊपर मुड़ जाएगी। इसकी भी निकलेगी परपेंडिकुलरली, ये नीचे मुड़ जाएगी ऐसे। तो ऐसा मतलब आपने देखा यहां पर ध्यान से कि यहां पर इस दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट में एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक लाइंस पैरेलल हो रही हैं। ये देखिए ऊपर भी पैरेलल होगी, नीचे भी पैरेलल होगी। तो जब दोनों इलेक्ट्रिक लाइंस पैरेलल होंगी तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वो प्लस हो जाएगी। इसका मतलब कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की ऐड करो तो नीचे की तरफ आएगी, इन दोनों की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगी। और ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। इसका मतलब कि यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों वो जीरो हो जाएगी, और जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी उसको बोलते हैं हम न्यूट्रल पॉइंट। इसका मतलब हुआ कि यहां पर कहीं पर एक न्यूट्रल पॉइंट आएगा आपका। तो कई बार वो अलग से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि ड्रा द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ चार्जेस। कई बार आप एक बार लेंगे, कई बार एक बार हमने देखा कि सीबीएसई में इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ कि उसने 2 डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्ज लिए हैं, एक क्यू और एक 4Q। तो बच्चों आपको उसने पूछा था कि इसका न्यूट्रल पॉइंट बताओ कहां पर होगा और इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रा कीजिए। तो बच्चों आपको सिंपल है कि ये देखिए यहां अब जो न्यूट्रल पॉइंट होगा इस बड़े चार्ज के पास में होगा। तो आपने थोड़ा सा ऐसे बनाना है इसको, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे ऐसे, और ये इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ज्यादा होंगी थोड़ी सी, अब ज्यादा थोड़ी बना दो, ये बड़ा चार्ज है। तो यहां पर कहीं पर आएगा, यहां ऊपर और नीचे पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो इसका न्यूट्रल पॉइंट जो होगा वो बड़े चार्ज के पास है। कई बार बच्चों हम क्या करते हैं कि ऐसे प्रॉपर्टी याद करते रहते हैं।
लेकिन आपको पता नहीं कि अब मान लीजिए कई बच्चों का पोजीशन का, अब मान लो ये ऑब्जेक्टिव टाइप अगर आ जाए किसी एंट्रेंस में, तो एक नंबर मतलब कि आपकी एमबीबीएस की सीट खा सकता है। तो उस वक्त पता चलता है कि एक नंबर की वैल्यू क्या है। ऐसे तो हम बोलते हैं कि बोर्ड में मेरे 80% आए, 20% नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंट्रेंस में एक नंबर कम से कम आपकी पूरी कैरियर चेंज कर सकता है। तो इसलिए आप एक नंबर आपके लिए इतना आसान नहीं, एक नंबर के आप मत लाई लीजिए कि चलो छोड़ो जी इसको नहीं करते, ऐसा कभी नहीं सोचना। तो क्योंकि कंपटीशन बहुत है, जितना पढ़ो उतना कम। तो बच्चों अब ये आप न्यूट्रल पॉइंट आपको ड्रा करना आ गया। और 6 पॉइंट बच्चों अब यहां से हम ड्रा करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स होती हैं, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स होती है, एक प्रॉपर्टी हम और डिस्कस कर लेते हैं कि जो कई बार आपको क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए ये मैं आपको बोलता हूं ये एक चार्ज है प्लस Q, ये चार्ज ले लेता हूं आपका माइनस Q। तो बच्चों आप इसकी इलेक्ट्रिक लाइन्स कैसे ड्रा होंगी कि अगर यहां से ये, अगर यहां से 2 लाइनें निकली हैं, अगर इससे 4 लाइनें निकली हैं, तो इसके अंदर भी 4 लाइनें जा रही हैं। इसका मतलब कि ये दोनों चार्जेस क्या हैं, इक्वल एंड अपोजिट है। अब मान लो कि मैं आपको बोलता हूं कि आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे बनाता है कि ये Q चार्ज है और ये -4Q चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक लाइन्स ड्रा कीजिए। तो अब बच्चों आपको यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है कि बच्चा सोचता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगी। चलो ठीक है, मैं यहां से बोलता हूं कि इसकी 2 लाइनें निकली, तो चलो इसकी 4 बनाते हैं, तो 4 लाइनें इसकी चली। ये डायग्राम गलत होगी। क्यों? क्योंकि अब इसका मैग्नीट्यूड बेशक ये नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर से ये सिर्फ 4 लाइनें दे सकता है, अब ये तो ज्यादा पकड़ सकता है। तो इसका मतलब कि यहां पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, ये वहां से भी इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ रही होगी ऐसे। तो ये इसकी डायग्राम बच्चों ऐसे होगी सही। अगर इक्वल एंड अपोजिट है फिर तो ठीक है, जितनी यहां से निकली उतनी यहां पे जाएंगी। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं है, एक का साइज मैग्नीट्यूड कम है, एक का ज्यादा है, तो फिर उसमें ज्यादा लाइनें आएंगी। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी मैंने क्यों बताई, ये बड़ी बार नीट के जो आपका मेडिकल का एंट्रेंस होता है उसमें ये बड़ी बार जो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा, मैं आपको बताता हूं। उसने बोला कि ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ठीक है। उसने बोला कि इस चार्ज से जो ऐसे डायग्राम बनाई है, उसने ये डायग्राम बनाई हुई है जैसे उसने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 अपॉन Q2। ये क्वेश्चन आया मुझे याद है। अब बच्चों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इससे कितनी लाइन निकल रही है, 2, तो आपने इसका लिखना है ऊपर 2 आंसर। इसमें कितनी जा रही है अंदर, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर आएगा 1/3। अब इसका मतलब ये मैंने ऐसा क्या इससे और क्या लॉजिक समझ आया, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ये प्रॉपर्टी लगी आपकी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो ये आपको बच्चों सीखना था। ये आपके बड़े बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है कि ये लाइनें ये नहीं कि अपनी मर्जी से जितनी मर्जी लाइनें ड्रा कर दो। अगर कंपटीशन की बात करो ब्रीकी, फिर आपको समझ आएगा कि ये लाइन लेके कितनी महंगी पड़ती है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। अब जो 6th प्रॉपर्टी हमारी होगी है, आप देखिएगा 7th प्रॉपर्टी। अब बच्चों अब देखिए, मान लो कि आपको इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रा करना है। सपोज कीजिए आप देखिए जहां 2 किस्म की इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगी, एक आएगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बच्चों ये बड़ी बार आपको क्वेश्चन आएगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये थोड़ा सा आपको बेसिक पहले क्लियर हो जाए, फिर हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अगर यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब है कि मैं किसी भी जगह पर
हर जगह पर इस पूरी ब्लैक बोर्ड के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। तो वो बच्चों में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रा करता हूँ, अब तो आपको पता चल गया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रा करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस के जरिए। तो मैं क्या करूंगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रा करूंगा इक्वली स्पेस्ड, ये आपको याद रखना है ये। और इनमें स्पेसिंग जो है वो बिल्कुल जैसे इसमें अगर 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, इसमें भी इक्वल स्पेसिंग रखनी है और डायरेक्शन भी सेम रखो। ये होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो कि मेरे पास ये कैसे ड्रा कर सकते हो, मान लो ये मेरे पास एक प्लेट है पॉजिटिव चार्ज की, ये एक प्लेट है नेगेटिव चार्ज की, यस। और ये बिल्कुल अगर पास है, ये मतलब पास रखनी है, दूर नहीं रखनी है। अगर ये पास रखोगे फिर इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक लाइंस होगी वो बिल्कुल सीधा चलेंगे ऐसे। ये हम बोलते हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हम प्रैक्टिकली बनाएंगे, आगे क्वेश्चंस आएंगे। या बच्चों अगर आपके पास कोई थिन मेटल की शीट है, मान लीजिए ये मेरे पास कोई शीट है थिन, बिल्कुल पतली शीट है मेटल की, तो इसके ऊपर मैंने अगर चार्ज रखा हुआ ये ऐसे, तो ये चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट है बच्चों, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक लाइन्स होंगी वो क्या होंगी, वो यूनिफॉर्म होगी। आपको यूनिफॉर्म होनी, यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा बना, लेकिन आपने मेरी गलती नहीं देखनी, आपने खुद सीधा करना है। तो इक्वली स्पेस्ड और सेम डायरेक्शन में बनानी, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि जहां पर पूरी, अगर यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मींस कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज सेम। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब बच्चों क्या होता है कि यहां पर मान लो यहां पर हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा हो, यहां पर कम हो, यहां पर फिर ज्यादा हो जाए, तो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म। अब बच्चों ने समझाएंगे आपको नॉन यूनिफॉर्म। जैसे मान लो अभी मैंने पढ़ाया था कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रा कीजिए। वो कैसे ड्रा होंगी, ये आगे ये इलेक्ट्रिक लाइन, ये इलेक्ट्रिक लाइन, ये इलेक्ट्रिक लाइन, ये इलेक्ट्रिक लाइन, ये इलेक्ट्रिक लाइंस, ये देखिए आप ऐसे ड्रा करोगे ना चारों तरफ ऐसे, ये 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 ये। अब बच्चों इसको ध्यान से देखो, तो क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों इलेक्ट्रिक लाइंस के बीच में स्पेस जो है वो सेम होगी? आप देख रहे हो ना कि इन यहां से लाइनें स्टार्ट हुई, इन दोनों में कम स्पेस है, फिर आगे आगे देखो इनके बीच में स्पेसिस जो है वो बढ़ रही है। इसका मतलब हुआ कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि यहां पर देखिए। अच्छा एक चीज आप बच्चों और यहां पर सीख लो आप कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, मतलब स्ट्रेंथ जो है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग बिटवीन द टू लाइंस। तो इसको हम ऐसे दे सकते हैं dr, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। तो अगर मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये तभी होगा जब आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा। देखो अब यहां पर देखिए, यहां पर इस पॉइंट के ऊपर आप देखो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मैं लेता हूं E1, यहां पर देखिए अगर मैं E2 लेता हूं, यहां पर मैं लेता हूं E3, तो बताओ बच्चों कहां पर वैल्यू ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? नेचुरली यहां पर होगी, क्योंकि यहां पर दो इलेक्ट्रिक लाइंस के बीच में स्पेस कम है, यहां पर स्पेस बढ़ गया, यहां पर स्पेस बढ़ गया। इसका मतलब हुआ कि E1 बड़ा होगा E2 से और बड़ा होगा E3 से। तो इस तरह बच्चों आपको ना थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, आपको सिर्फ रट्टा नहीं लगाना कि इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टी याद करना, आपको पूरे समझना है इसको, क्योंकि छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव यहां से बनते हैं। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बच्चों समझ आ गया कि यूनिफॉर्म में क्या होता है कि स्पेस जो, अब यहां पर स्पेस सेम है, इसका मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सभी जगह जितनी यहां पर है उतनी यहां पर है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा नहीं है। एक ऑब्जेक्टिव आपको मैं करवा देता हूं इसका, फिर उसके आगे चलते हैं 8th प्रॉपर्टी पर। कि मान लीजिए आपको ये एक क्वेश्चन आएगा कि वो ऐसे बनाया क्वेश्चन इस तरह का, ये और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रा की हुई हैं, तो उसने बोला हुआ कि किस पॉइंट के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, ए पॉइंट के ऊपर या बी पॉइंट। अब बच्चों मुझे लगता है कि आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं,
आपने देखा कि यहां पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस पास पास है, यहां पर देखिए खुली हो गई है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट जाएगी। तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म केस। अब बच्चों हम आगे प्रॉपर्टी करेंगे इसकी कि ये 7th पढ़ी हमने, चलो 8th लिख लेते हैं, अगर मिस हो गया तो आप देख लेना कि 8th प्रॉपर्टी बच्चों आप देखो कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर पास थ्रू द मेटल। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल के अंदर से कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस पास नहीं होंगी। मान लीजिए ये आपके पास एक पॉजिटिव शीट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये आपके पास एक नेगेटिव प्लेट है, ये आपके नेगेटिव प्लेट है। अब जो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस पहले तो ऐसे चल रही हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही थी, ये ऐसे। अब मान लो कि मैं क्या करता हूं कि इनके बीच में एक लोहे का पीस रख देता हूं, तो क्या होगा ये समझे कि मान लो अगर मैं यहां पर एक मेटल का पीस रख देता हूं, ये मेटल का पीस रखता हूं, फिर क्या होगा। तो बच्चों मेटल के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली घूम रहे होते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि इन सभी के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा ड्यू टू, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जो फर्स्ट लेसन मैंने आपको दिया था। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस मेटल के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज के पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पहले जब ये मेटल की शीट नहीं थी तब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही थी, इधर। अब बच्चों क्या हुआ कि मेटल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। देखो इधर प्लेट पॉजिटिव, ये साइड पॉजिटिव बन गई, नेगेटिव बन गई, अब इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे। और मेटल के अंदर जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी अपोजिट डायरेक्शन में, और जो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये इस तरफ चल रही है, ये इस तरफ चल रही है, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगी। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी तो इसका मतलब हुआ कि अंदर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। अब जो याद रखो कि जब किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं रही तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस वहीं पर एग्जिस्ट करती हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब है कि देयर इज नो इलेक्ट्रिक लाइंस इनसाइड द मेटल, और इसलिए हम बोलते हैं कि मेटल के अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन पास नहीं करेगी, वो सिर्फ यहां से यहां तक आएगी, यहां से यहां तक आएगी, यहां से यहां तक सिर्फ सरफेस तक आएगी, फिर यहां से आगे स्टार्ट हो जाएगी ऐसे। मतलब कि अंदर नहीं आ सकती इलेक्ट्रिक लाइंस। तो बच्चों इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्ड करना मतलब कि अगर आपने किसी इक्विपमेंट को या अपने आप को अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो सबसे आसान तरीका क्या कि आप एक मेटल के अंदर घुस जाओ। अब बच्चे बोलते हैं मेटल के अंदर कैसे घुसे, मेटल सॉलिड है, तो बच्चों हालो मेटल बना लो ना, आप एक खाली मेटल का बॉक्स बना लो, उसके अंदर बैठ जाओ। अब बच्चों इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है। बड़े हमारे पास कुछ ऐसे डेलिकेट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं फिजिक्स में, जिनको जो बाहरी बिजली का फर्क पड़ता है, इसलिए हम उनको इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड कहते हैं इसको। तो ये आप बच्चों देखो यही प्रॉपर्टी आप यूज करोगे। सपोज करो मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि मान लीजिए वो बिजली कड़क रही है, जैसे बारिश होती है तो बिजली कड़कती है ना, तो उसके थ्रू भी क्या होता है, चार्ज नीचे गिरता है, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस नीचे आ रही हैं। अब मान लो आप लोग अगर बचना है इलेक्ट्रिक लाइन से, सेफ होना है, तो मैंने आपको एक बार क्वेश्चन पूछा था कि आप यहां पर होते तो क्या करते, पेड़ के नीचे खड़े होते या मकान के अंदर घुस जाते या किसी कार के अंदर बैठ जाते। तो बच्चों सबसे बेस्ट है कि आप कार में चले जाओ, क्योंकि कार जो है वो मेटल की बनी हुई है, और अब ये आपने पढ़ा कि मेटल के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं घुस सकती। तो बच्चों अब इसके आगे हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस कैन
कैन पास थ्रू द डाइलेक्ट्रिक। ये आप याद रखना, डाइलेक्ट्रिक के अंदर से पास हो सकती, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर से पास हो जाएंगी, लेकिन मेटल से पास नहीं हो सकती। क्योंकि मेटल का जो चार्ज होता है बच्चों, यही प्रोसेस होगा। मेटल में क्या होता है कि चलो डिफरेंस आपको समझा देता हूं, क्योंकि फिर आपको दोबारा मुझे एक लेक्चर बनाना पड़ेगा इसके ऊपर भी, तो आप समझ लो कि मान लो ये अगर आपकी ग्लास की प्लेट है, मेटल की नहीं बल्कि ग्लास की है, ये इंसुलेटर हो गया। अब इंसुलेटर का जो चार्ज होता है ना बच्चों, वो फ्री नहीं होता, वो बाउंड होता है ज्यादा। इसीलिए अब क्या होगा कि ये इंडक्शन तो होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव को बाहर निकालेगा, लेकिन इसका नेगेटिव चार्ज बच्चों उतना नहीं आएगा बाहर जितना मेटल से आया था। इसलिए यहां पर इधर इंडक्शन हो जाएगी, मतलब ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव को खींचेगा, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को खींचेगा, लेकिन ये पूरा चार्ज नहीं बाहर आएगा। इसका मतलब कि यहां पर जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बाहर वाली, मान लो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी E1 बनती है और बाहर जो थी वो E थी, तो अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। मतलब कि यहां पर इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो नहीं होगी। तो इसलिए यहां पर जब जीरो नहीं होगी तो इसका मतलब इसके अंदर जो होगा वो इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करके चले जाएंगे। ये डिफरेंस होता है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक कैन पास द इलेक्ट्रिक लाइंस थ्रू इट। अब बच्चों 10 प्रॉपर्टी आप देखिए कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई मेटल की, ये जैसे ये मेटल की शीट है, जो कोई पीस है, तो अगर आपको बोला जाए यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रा कीजिए, तो बच्चों इलेक्ट्रिक लाइन जो आपने याद रखना कि वो हमेशा परपेंडिकुलरली इमिट होती है, ये आपको याद रखना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑलवेज इमिटेड परपेंडिकुलरली टू द चार्ज सरफेस। जब भी कोई चार्ज सरफेस बनाओगे तो इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा परपेंडिकुलरली ड्रा करनी है ऐसे, इसका 90 डिग्री एंगल रहता है, जी आपको ध्यान रखना है। कहीं ऐसे टेढ़ी मेढ़ी में ऐसे नहीं बना देना, कहीं ये नहीं कभी होती है, ऐसा नहीं है, ये परपेंडिकुलर। ये बड़ी बार कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में। अब मान लो कि इसी का एक मैं आपको बताता हूं कि एक बार IIT में ये क्वेश्चन आया हुआ इसी का, है तो सिंपल सी बात है, लेकिन क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, उसने बोला है कि मान लीजिए ये मेरे पास एक मेटल का सफेयर है, तो इसके ऊपर चार्ज उसने दिया है पॉजिटिव। जो बच्चों आप देखना चाहो तो ये 1996 में IIT का जो क्वेश्चन आया हुआ है, उसने बोला कि इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो ड्रा कीजिए जिस सफेयर की। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ाई होती है बच्चों को कि इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर बाहर निकलती है, तो बच्चा यहां से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइंस उसने ये ड्रा करके आता है, ये ऐसे, ये ऐसे। अब बच्चों आप खुद सोचो कि क्या ये सही डायग्राम है, गलत है? बच्चों इसमें गलती है, एक गलती है। गलती क्या है कि प्रॉपर्टी से सही है, इलेक्ट्रिक लाइन जो होंगी वो हमेशा चार्ज सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, लेकिन यहां पर गलती क्या है कि अगर आपके पास सफेयर हो, सफेयर का जो बच्चों परपेंडिकुलर होता है वो कभी ऐसे नहीं ड्रा होगा, मतलब ये कभी 90 डिग्री नहीं होगा। आपको सफेयर के वजह परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा वो आपका, थोड़ा सा, जैसे सीधा है ना ये ऐसे नहीं होगा, ये थोड़ा सा ऐसे होगा, ऐसे। बस इसमें ये गलत बच्चों को नहीं समझ आ रहा था। बच्चे सोच रहे थे कि 90 डिग्री हमेशा सीधा ही होता है, लेकिन अगर आपके पास कर्व्ड सरफेस है तो कर्व्ड सरफेस पर बच्चों जो 90 डिग्री का है वो थोड़ा सा ऐसे बेंड होकर दिखता है। आपको लगता है ना कि ये 90 डिग्री नहीं है, लेकिन रियल में यही 90 डिग्री है कर्व्ड सरफेस पर। तो ये प्रॉपर्टी आपको आई हुई थी बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइम में। तो अब यहां से हम कई बार ये अलग से भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि मैं आपको बोलता हूं कि इलेक्ट्रिक लाइन जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, तो कई बार आपको अलग से क्वेश्चन होता है कि why electric lines are perpendicular to the charged surface। चार्ज सरफेस से क्यों परपेंडिकुलरली होती है? तो आप वो चीज को समझ लेते हैं कि मान लो ये मेरे पास वही मेटल की शीट है, अगर ये बच्चों मान लो कि ये इलेक्ट्रिक लाइन परपेंडिकुलर नहीं होती तो फिर क्या होता? मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोला परपेंडिकुलर होती है, हम कंट्राडिक्ट करते हैं। मैं बोलता हूं कि मान लीजिए नहीं है, ये एंगल जो है वो थीटा बनाती है इस सरफेस के साथ, और थीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं है, फिर क्या होगा? फिर बच्चों आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके नेचुरली इजोलेशन ऑफ वेक्टर लगाओ कंसेप्ट 11th वाला,
कि इस वेक्टर के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक आ जाएगा ई कॉस थीटा और एक आ जाएगा इधर परपेंडिकुलर ई साइन थीटा। तो बच्चों अगर ऐसा होगा तो फिर इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर लगेगा और ये वाला जो कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये क्या करेगा कि इस चार्ज को मोशन देगा और उसके कारण बच्चों चार्ज जो आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये चार्ज चलना स्टार्ट हो गया तो फिर तो बॉडी है जो जिस बॉडी के ऊपर चार्ज है वो बॉडी तो न्यूट्रल हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंसेप्ट फेल हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड खुद जीरो हो जाएगी। इसीलिए बच्चों कि आपका जो ई कॉस थीटा है वो जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो नहीं हुआ तो फिर तो ये चार्ज को मोशन में आ जाएगा ना, फिर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फेल होगी। अब देखिए ई कॉस थीटा जीरो कब हो सकता है, यहां तो ई जीरो हो, यहां तो कॉस थीटा जीरो हो। अब ई तो जीरो है नहीं, इसका मतलब कि कॉस थीटा जीरो होगा। तो कॉस थीटा जीरो कब होगा, जब कॉस थीटा जीरो का बीच में थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इसीलिए बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 90 डिग्री पर होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो बच्चों अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा नेक्स्ट। अभी तो हमने खत्म की है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज, तो चलो नेक्स्ट हम कर लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक, बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आप समझे इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मतलब इसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, इक्वल है और अपोजिट है और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखिए इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अब बच्चों आप मान लीजिए इसको थोड़ा समझने के लिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको देता हूं कि मान लो आपको पूछता हूं कि ये एक है -2 कूलम का चार्ज और +2 कूलम का चार्ज, और दूसरा देता हूं मैं -1 कूलम का चार्ज और ये देता हूं +2 कूलम का चार्ज। तो आपको पूछता हूं मैं कि इनमें से कौन सा डाइपोल है। तो बच्चों इनमें से आपने याद रखना कि ये डाइपोल है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो दोनों चार्जेस डाइपोल में क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। तो इसमें देखिए इक्वल भी है और अपोजिट भी है, इसलिए ये है ये नहीं है। तो इसको समझने के लिए ये एग्जांपल जरूरी थी। तो अब बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल की आप थोड़ी सी एग्जांपल आपको देख देंगे लाइफ में कौन कौन सी एग्जांपल है। जैसे आप मान लीजिए पढ़ते हो HCl का, तो HCl होता है H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, देखो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये हो गया आपका डाइपोल। जैसे वाटर है, तो वाटर देखिए बच्चों OH और H ऐसे होता है वाटर का, इधर एक पॉजिटिव इधर एक नेगेटिव, इधर एक पॉजिटिव इधर एक नेगेटिव, ये हो गया आपका डाइपोल। तो इसी तरह बच्चों आपको डाइपोल याद रखना कि जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो उसको डाइपोल बोलते हैं। अब यहां पर एक और चीज समझ लेते हैं कि इस डाइपोल को हम बच्चों ये 2L का कंसेप्ट क्या है, कई बार ये आपको कंफ्यूज करेगा। तो इसका मतलब आप समझे कि जैसे ये एक चार्ज है -2, ये चार्ज है +2, इसका मैं मिड पॉइंट लेता हूं लेट करो O। तो 2L हम कैसे देखते हैं कि सेंटर से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है और यहां से यहां तक डिस्टेंस वो बराबर होता है। तो आप L और L 2L ले सकते हो। आप बच्चों कुछ भी ले सकते हो। आप L अगर हम लेते हैं ना, मान लो यहां पर L में लेता हूं, तो यहां पर फिर आना था L/2 L/2, लेकिन वो फ्रैक्शन में आ जाता तो वो ज्यादा कंफ्यूज करता आपको डेरिवेशन में। तो इसलिए 2L का मतलब हो गया कि ये ऐसे आपकी इस फिगर को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो आप बच्चों देखिए कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब कि ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये भी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस। तो इसका मतलब कि डाइपोल के आगे पीछे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन दोनों चार्जेस की वजह से होगी। तो कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि डाइपोल की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो, इस पॉइंट पर निकालो, इस पॉइंट पर निकालो।
तो वो आज हम पढ़ेंगे बच्चों की कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं ड्यू टू डाइपोल। अब बच्चों ये जो एक आप नई टर्म देखिए कि एक होता है डाइपोल मोमेंट, ये भी आपको आएगा वर्ड डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को बच्चों हम P वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज। मतलब कि आपने दोनों चार्ज में से मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड मतलब कि दोनों को पॉजिटिव लेंगे, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ये आएगा बच्चों, यहां से यहां डिस्टेंस लेना है, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक, तो ये आ गया डिस्टेंस। अब बच्चों ये जो डाइपोल मोमेंट हो गया इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर सिंपल लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ऐसे लिख सकते हो। अब बच्चों देखिए ये डाइपोल मोमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों तो नेचुरली इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो होती है इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये आपको याद रखना है कि जब भी मैं डाइपोल बनाऊंगा तो मैं पूछूंगा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां पर है, तो आपने बोलना नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। बच्चों इसका अगर यूनिट को पूछेगा इसका यूनिट कितना आएगा तो चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम, और डिस्टेंस का यूनिट कितना है? मीटर। कूलम मीटर इसका यूनिट होगा। अब बच्चों केंद्र को पूछता है कि ये जो डाइपोल मोमेंट है ये हमें बताता क्या है? डाइपोल मोमेंट हमें क्या क्या इंडिकेट करता है? मान लो जी मैंने डाइपोल मोमेंट की कोई वैल्यू निकाली तो वो हमें क्या बताएगा? ये हमें बताता है इट measures the strength of the dipole। डाइपोल की ताकत बताता है कि ये डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है। अब बच्चों इसमें कुछ और चीजें हम देख लेते हैं कि एक आप वर्ड पढ़ोगे यहां पर कि व्हाट इज आइडियल डाइपोल। कई बार ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आइडियल डाइपोल क्या होता है। तो वो जो आइडियल डाइपोल क्या होता है कि मान लीजिए इफ अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू Q मल्टीपल 2L होती है, इफ P का जो है डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इफ P इज इक्वल टू Q मल्टीपल 2L रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब अगर डाइपोल मोमेंट की कांस्टेंट रहे इफ ऑन इंक्रीजिंग Q, अगर मैं Q की वैल्यू बढ़ाता चलूं एंड ऑन डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। अगर मैं क्या करूं कि जैसे ये मेरे पास एक डाइपोल है -Q + Q, तो अगर इसका डाइपोल मोमेंट जो है अगर मैं क्या करूं Q की वैल्यू बढ़ाऊं और डिस्टेंस की वैल्यू घटाऊं ताकि P की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहे, तो उस डाइपोल को बच्चों आप बोलते हो आइडियल डाइपोल। अब बच्चों कई बार बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि सर हम इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम 2L को बढ़ाएं और Q को घटाएं तभी तो P की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। लेकिन बच्चों आपको वैसा आप कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं Q की वैल्यू को कम करता हूं तो Q की वैल्यू जो कम कितने करोगे, इसका मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो तो इलेक्ट्रॉन जितनी है, अब उससे नीचे भी ना आप जा सकते। तो इसलिए हम जो है चार्ज की वैल्यू ज्यादा कम नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेंगे उससे नीचे नहीं जा सकते। इसलिए हम चार्ज को घटाना और लेंथ को बढ़ाने वाला कंसेप्ट नहीं करेंगे, हम वो करेंगे कि चार्ज को बढ़ाएंगे और लेंथ को घटाएंगे। क्योंकि लेंथ जितनी मर्जी कम कर लो उसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी, और चार्ज जितना मर्जी बढ़ा लो उसका कोई मैक्सिमम पॉइंट नहीं आता, जैसे आपने क्वांटाइजेशन में पढ़ा था। तो बच्चों उसको बोलते हैं आइडियल डाइपोल। और बच्चों थोड़ा सा इसका भी न्यूमेरिकल करके फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे के काम। अब मान लीजिए इसका कैसे ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा, सबसे पहले सिंपल ऑब्जेक्टिव आप देख लेते हैं। इसका कोई न्यूमेरिकल अगर आता है तो कैसे आएगा। मान लीजिए आपको पूछता है
ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसके अंदर ये इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, -2 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम, और इनके बीच में डिस्टेंस वो बोलता है कि 1 नैनोमीटर का है। तो बताइए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन में बताइए और मैग्नीट्यूड। तो बच्चों आप देखिए कि इसकी डायरेक्शन तो यहां पर होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, आपको 1 नंबर मिल गया। अब इसका वैल्यू निकालने तो आपको मैंने बताया कि वो होती है चार्ज मल्टीपल डिस्टेंस। बच्चों कन्वर्जन आपको याद रखनी है कि ये चार्ज, आपको मैंने बोला कि 2 चार्ज हो, आपने हमेशा प्लस वाला लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो इसका 2 माइक्रो है बच्चों, माइक्रो की 1 माइक्रो किसका होता है 10⁻⁻⁶। कन्वर्जन याद रखिए। अब ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये कई बच्चे ऐसे लिखते हैं 2 मल्टीपल एल की जगह लिखते हैं, ऐसा नहीं। ये जो डिस्टेंस है ये पूरा डिस्टेंस 2L होता है। जैसे यहाँ पर पूरा डिस्टेंस है 1 नैनोमीटर, तो 2L हो गया 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनो होता है 10⁻⁹ मीटर। तो ये आपको कन्वर्जन बच्चों खुद ही याद रखनी है। ये आएगा 2 × 10⁻15 कूलम मीटर, इसका यूनिट हो गया। ये सबसे सिंपल न्यूमेरिकल आ गया आपका कि आपको चार्ज दिया होता है, डिस्टेंस दिया होता है और आपको डायपोल मोमेंट निकाला जाता है। ये सिंपल बोर्ड का क्वेश्चन है। अब जो थोड़ा सा आपको चेंज करवाते हैं क्वेश्चन, कि मान लीजिए आपको बोलता है कि ये आपके पास इस तरह की कोई ट्राइंगल बनाता है, तो वो बोलता है कि यहाँ पर आपका एक +Q चार्ज है, यहाँ पर भी एक +Q चार्ज है, यहाँ पर एक -Q चार्ज है, यहाँ पर एक -Q चार्ज है। इनके बीच में डिस्टेंस a है, इस साइड का डिस्टेंस a है, और बीच में एंगल देता है आपको 60 डिग्री। अब बच्चों आपको पूछता है कि इस डायग्राम में आप डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकालिए। तो बच्चों इस डायग्राम को ध्यान से देखो, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक डायपोल है, देखो एक ये माइनस और प्लस का। अब इसका जो डायपोल मोमेंट होगा बच्चों, उसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसका नाम है P1 ले लेता हूं। अब ये जो डायपोल है -Q और +Q का बच्चों, इसका भी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा, और इसका मैं इधर लिख लेता हूं P2, क्योंकि वो तो आपको पता है नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। ठीक। अब बच्चों कि क्योंकि ये दोनों चार्ज सेम है और इनके बीच में डिस्टेंस भी सेम है, इसका मतलब हुआ कि P1 और P2 की वैल्यू सेम होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि P1 और P2 की वैल्यू जब वो सेम है तो मैं P के बराबर पुट कर लेता हूं। ओके बच्चों, क्योंकि आप जैसे निकालोगे Q × 2a डिस्टेंस आएगा। इसका आपको एग्जांपल देता हूं, निकाल के देता हूं। P1 आपको बोलते क्या आएगा आंसर, Q × इनके बीच में डिस्टेंस कितना है a, तो आपने लिखना है a। तो P2 कितना आएगा, वो भी वही आएगा Q × a, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ना, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि P1 P2 सेम और P के बराबर। अब बच्चों आपको इधर 2 इलेक्ट्रिक डायपोल आ गए और उनके बीच में एंगल आ चुका है। तो अब आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए अगर उनके बीच में एंगल हो, 2 वेक्टर क्वांटिटी में अगर एंगल हो तो कौन सा ला लगता है, पैरेललोग्राम ला। तो पैरेललोग्राम ला के काटें कि मान लीजिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बच्चों ये जो डायगोनल होगा ना, ये आप 11th में पढ़ा था वेक्टर में कि 2 वेक्टर दिए जाएं तो उनका जो डायगोनल होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ पर जो P आएगा टोटल डायपोल मोमेंट, वो बच्चों यहाँ पर आएगा। अब बच्चों इसको आप बड़ा P लिख लेते हैं, ठीक है, और इसको मैं छोटा P रख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन हो जाए। सेम से P, ये टोटल बड़ा ले लेता हूँ, तो इसकी डायरेक्शन इधर आएगी, तो ये आएगा किसके बराबर, क्या फार्मूला होता है पैरेललोग्राम का, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। तो अब बच्चों देखो यहाँ पर a और b में कितना एंगल है 60 डिग्री, तो ये आप लगाना है फार्मूला। तो यहां से मैं इसके आगे चलता हूं। ये जो टोटल आएगा आपको बच्चों, आप देखिए कि P1 P2 तो बराबर है, तो इसका मतलब कि P1 की जगह पे P का स्क्वायर, इसकी जगह पे P का स्क्वायर, इधर आएगा 2 P1 P2 का P, ये भी देखिए प्रोडक्ट सेम हो जाएगा और cos 60 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे बच्चों जो P स्क्वायर बन जाएगा 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos 60 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो यहां से आप देखिए सॉल्व कीजिए, 2P स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस cos 60 डिग्री।
और ये आ जाएगा बच्चों 2p² इज इक्वल टू 1 प्लस cos 60, 1 प्लस cos 60, 1 प्लस cos 60 कितना होता है 1/2। तो इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, ये बनेगा आपका 2p² इंटू 2 और 1 3/2। तो ये बच्चों ये कट जाएगा 2 और 2, p² का रूट कट जाएगा तो p बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा √3। ये बनेगा बच्चों आपका टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और उसकी डायरेक्शन होगी ये इस तरीके का डायगोनल। तो बच्चों कई बार कंपटीशन में भी आते हैं क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने आपको साथ साथ में जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है मैं सोचता हूँ कि आपको पता होना चाहिए। तो ये आप ध्यान दीजिए, यहाँ से इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अब बच्चों अब मान लीजिए आपको कोई पूछता है कि ये आपके पास है -q चार्ज है, ये +q चार्ज है सपोज कीजिए, और इसका लिखता है यहां भी एक लिखता है -q चार्ज, और अब आपको बोलता है कि टोटल इसका टोटल डायपोल मोमेंट निकालो। तो टोटल डायपोल मोमेंट निकाले तो बच्चों आप देखिए मतलब इसकी डायरेक्शन किधर आएगी इधर, और इसकी डायरेक्शन किधर आएगी इधर। तो ये दोनों इसकी P1 लेते हैं, इसकी P2 लेते हैं, तो देखिए ये दोनों वेक्टर क्या हैं, ये दोनों वेक्टर आपस में अपोजिट हैं, तो ये कैंसिल कर जाएंगे। तो बच्चों इस तरह हमें याद रखना है कि इसका डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 हो। अब बच्चों ये देखिए, अब कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स आप पढ़ोगे, पोलर मॉलिक्यूल्स बच्चों क्या होते हैं कि जिनका परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। जिनका पोलर मॉलिक्यूल क्या हो गया, जिनका परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। परमानेंट डायपोल मोमेंट इनका होता है, मतलब कि इनका जो परमानेंट डायपोल मोमेंट का मतलब कि इनका जो पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज होगा वो अलग अलग रहते हैं, तभी तो डायपोल मोमेंट बनेगा ना कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो एक नेगेटिव चार्ज हो। जैसे मैं बोलूं वाटर, जैसे HCl, ये बच्चों सारे मॉलिक्यूल जो है ये इनके अंदर जो है वो परमानेंट जो है वो डायपोल मोमेंट है। जैसे HF हो गया, HBr हो गया, इनके अंदर परमानेंट, क्योंकि इनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो अलग अलग रहता है। अब बच्चों कुछ होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बच्चों वो होते हैं कि जिनके बीच में हम टेम्परेरी डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं। मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि ये एक मॉलिक्यूल है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहा है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड करेगा ऐसे समझिए कि ये डायपोल है ना, डायपोल का बनता है अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस हो। अब मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, तो ये नेगेटिव के ऊपर ही पॉजिटिव आ जाए, तो फिर आप मुझे बताओ कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो P की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है, तो इसलिए इनका जो डायपोल मोमेंट है वो 0 होता है। अब इनको डायपोल करने के लिए हम क्या करते हैं कि बाहर से इंडक्शन करते हैं। इंडक्शन का मतलब कि बाहर से मैं क्या करूंगा कि अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड डालूंगा। मान लो मैंने एक प्लेट रखी पॉजिटिव चार्ज, अब ये क्या करेगी, ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, इसका जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जुड़े हैं ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगी और पॉजिटिव चार्ज इसका दूर कर देगी ऐसे। तो यहां पर इसकी वजह से भी अलग हुए हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, तो फिर यहां पर देखिए डायपोल मोमेंट पैदा हो जाएगा। इस डायपोल को हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और इसको इस डायपोल मोमेंट को बोलते हैं टेम्परेरी। क्या होता है, टेम्परेरी डायपोल मोमेंट। अब बच्चों कि जैसे ही मैं इसको पीछे करूंगा ये वापस आपका जो है इसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। तो हमें याद रखना है कि देयर आर सम मॉलिक्यूल्स व्हिच आर पोलर मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, एंड देयर आर सम मॉलिक्यूल्स व्हिच आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं कि
जिनके बीच में हम इंड्यूस करवाते हैं डायपोल मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। बच्चों आज का टॉपिक हम यहाँ पर ही खत्म करते हैं। तो आज हम आपको कहानी नहीं सुना सके स्टार्टिंग में, चलो मैं आज आपको एक लास्ट खत्म करते वक्त आपको एक चीज बोलता हूं कि हम रोज बोलते हैं कि सदा सच बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो आप इतनी देर तक एक होमवर्क समझे कि आप व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज सत्य क्या होता है, इसकी आप डेफिनेशन डिस्कवर कीजिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि सत्य एक्चुअली होता क्या है। टिल देन जय हिंद जय भारत।